नरेंद्र मोदी ने जयपुर में हो रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। सरकार की नीतियों और पार्टी संगठन के कार्यों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों का शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में उच्चतम न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई आज। राज्य सरकार का शहरी स्वच्छता पर विशेष जोर। मानसून से पहले साफ होंगे शहरों के नाले। सभी नगर निकायों में चलेगा 20 दिनों का स्पेशल ड्राइव। और 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैरेबियन राष्ट्र सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनस की यात्रा के दूसरे दिन कल वहां की गवर्नर जनरल डेम सुजन डागन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति कोविंद ने वहां के संसद को संबोधित भी किया। Please, I do request all Indians who have settled down here, who have made this country as their home, please do maintain your Indian identity also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों और पार्टी संगठन के कार्यों का जिक्र किया। श्री मोदी ने सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, मैं एक अलग तरीके से बात आपको बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो बीमारी को ही अपनी नियति मान लेता है। वो बीमारी से बनी उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह चलो भाई दिन कट जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है ना, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ये क्वाड की तीसरी शिखर बैठक है, जिसमें 2 वर्चुअल बैठकें हुई हैं और एक बैठक में सभी नेता मौजूद थे। The summit in Tokyo is the fourth interaction of Quad leaders since their first virtual meeting in March 2021, and of course the in-person summit in Washington last September, and the virtual meeting in March this year. The forthcoming Quad summit
provides an opportunity for the leaders to exchange views about developments in the Indo-Pacific region and contemporary global issues of mutual interest. इस बार का क्वाड सम्मेलन जापान के आमंत्रण पर वहां की राजधानी टोक्यो में होने जा रहा है। क्वाड मंच के गठन के बाद से लेकर सभी सदस्य देशों का जोर भी इंडो पैसिफिक में कानून आधारित व्यवस्था लागू करने पर रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड की ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है। इस पृष्ठभूमि के बाद भी चारों सदस्य देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने पर प्रतिबद्ध हैं। इस सम्मेलन में पिछली बैठक के मुद्दों की प्रगति की समीक्षा होगी तो तमाम अन्य क्षेत्रों में कैसे आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी नेता अपनी बात रखेंगे। The forthcoming Quad Summit provides an opportunity for the leaders to exchange views about developments in the Indo-Pacific region and contemporary global issues of mutual interest. The leaders will review progress of Quad initiatives and working groups, identify new areas of cooperation, and provide strategic guidance and vision for future collaborations. प्रधानमंत्री अपनी जापान यात्रा में जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है। Prime Minister will have a bilateral meeting with the US President on 24th May. The meeting will mark a continuation of the regular dialogue, having interacted most recently in virtual mode on 11th of April this year. The two leaders are expected to review the India-US strategic partnership and follow up on discussions held during Prime Minister's bilateral meeting with President Biden last September. Prime Minister is also likely to have a bilateral meeting with the Prime Minister of Australia. The two leaders, we would hope, would look at reviewing the India-Australia comprehensive strategic partnership and exchange views on issues. पीएम मोदी जापान में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे तो साथ ही बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा जहां क्वाड के मंच से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री नेविगेशन को मजबूती से रखने का एक मौका होगा तो वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से भी मददगार साबित होगा। आर्यन प्रताप से डीडी न्यूज। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,259 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,614 संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 15,044 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,96,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज प्रकरण और शेल कंपनियों से जुड़े उनके करीबियों के मामले पर दायर हस्तक्षेप याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इधर तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1,047 पंचायतों में 24 मई को वोट होगी और 31 मई को मतगणना होगी। वहीं चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। राज्य सरकार ने शहरी स्वच्छता पर विशेष जोर दिया है। इस सिलसिले में नगर विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निकायवार स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री चौबे ने बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए 21 मई से 10 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाने की बात भी कही। चारा घोटाले में सजाए याफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। पटना में उनकी पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पटना और दिल्ली के अलावा अन्य शहरों के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ दबिश दी है। पूरा मामला लालू प्रसाद के बतौर रेल मंत्री रहते रेलवे भर्ती में हुई गड़बड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर पर सीबीआई ने इस वक्त छापा मारा चल रही है और जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि सीबीआई की टीम अंदर है घर के और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जी ऐसी। और इस वक्त सलमान, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में परिवर्तन आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे लोगों को लू और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 23 मई तक मौसम का मिजाज यथावत रहने की संभावना व्यक्त की है। उधर गोड्डा जिले में कल देर शाम तेज आंधी चलने और बारिश होने से जान माल को क्षति पहुंची है। गोड्डा कॉलेज के समीप तेज हवा से एक वृक्ष के गिर जाने से पिता पुत्र की मौत हो गई। तेज आंधी पानी से कई घरों को भी क्षति पहुंची है। कई जगहों पर पेड़ गिर जाने से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं साहेबगंज जिले के तालझरी थाना क्षेत्र में तेज आंधी आने से पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने भारत और बांग्लादेश द्वारा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म का ट्रेलर जारी किया। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनाई है। दुनिया भर में उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए आज की शताब्दी में भी ये फिल्म एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रांची जिले के 5 प्रखंडों में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान के पश्चात बैलेट बॉक्स की प्राप्ति पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में की गई है। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदेश भर में जारी आंदोलन को लेकर चैम्बर की एक अति आवश्यक बैठक संपन्न हुई। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीतियां तय की गई। देवघर जिले में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभागवार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश अधिकारी को दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद खूंटी जिले में सभी मतपेटियां बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई है। कल देर शाम जिले के उपायुक्त ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के लिए साहेबगंज जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में मंडरो, उधवा और तालझारी प्रखंड के सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोहरदगा जिले में भी तीसरे चरण के मतदान की तैयारी तेज कर दी गई है। 24 मई को जिले के कुडू और सेना प्रखंडों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले के उपायुक्त ने कल मतदान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी कोषांगों के पदाधिकारी शामिल हुए। लोहरदगा जिले के उपायुक्त ने किस्को स्थित आश्रम विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही विद्यालयों में छात्रों के लिए जिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बोकारो स्टील सेक्टर 12 स्थित बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बनाए गए वज्र गृह का निरीक्षण किया। यहां जरीडी, कसमार और बेरमो प्रखंडों की मतपेटियां रखी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण अंतर्गत सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले मतदान के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में कर्मियों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के मद्देनजर रामगढ़ जिले में पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस दौरान मतदान कर्मियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा असम में आयोजित होने वाले अंडर 17 हीरो महिला जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड फुटबॉल महिला टीम के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में झारखंड फुटबॉल संघ द्वारा चाईबासा फुटबॉल स्टेडियम कल से ट्रायल का आयोजन किया गया है।
झारखंड 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है। मणिपुर के इम्फाल में आयोजित क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉकी झारखंड ने हॉकी पंजाब को 1 के मुकाबले 5 गोल से पराजित किया। झारखंड की ओर से निशा मिंज ने 2, विनिमा धान ने 2 और स्वीटी डुंगडुंग ने 1 गोल किए। उधर तमिलनाडु में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड ने अपने दूसरे मैच में मेजबान हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इससे पहले हॉकी झारखंड ने हॉकी गोवा को 0 के मुकाबले 10 गोल से पराजित किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी पटना और सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सौजन्य से रांची के रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यशाला आयोजित की गई। रांची में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान विगत वर्षों में झारखंड में सरसों की पैदावार में अपेक्षाकृत वृद्धि की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य के अधिक से अधिक जिलों में योजनाबद्ध तरीके से इसके विस्तार के लिए कृषि विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में मौजूद अटारी पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि धान की फसल उपजाने के बाद प्रायः सभी खेत खाली रह जाते हैं। 4 वर्ष पूर्व एक प्रयोग के तौर पर झारखंड के 4 जिलों में इन खेतों में सरसों की खेती शुरू की गई थी, जिसके बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा हमारा जमीन जो है धान कटने के बाद खाली रहता है, तो उस खाली जमीन में हम क्या ले सकते हैं, और सबसे बेहतर विकल्प के रूप में आया कि हम उसमें सरसों ले सकते हैं, क्योंकि सरसों में लागत कम होती है, कम पानी में, कम खाद में उसकी पैदावार होती है। इस दौरान सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के निदेशक पीके राय ने कहा कि सरसों उत्पादन वाले जिलों में इसका तेल और खली निकालने की प्रयोगशाला भी लगाई गई है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार का भी काफी सहयोग मिला है। हो रही है कि जब हमने ये योजना शुरू करी थी तो राई सरसों के अंदर क्षेत्रफल जो झारखंड में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास था, और अभी ये 4 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और मैं ये दावा नहीं करता कि ये हम लोगों के अकेले के प्रयास से है, इसमें राज्य सरकार का भी प्रयास है, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए चल रही है, चाहे वो मिनी किट हो, लार्ज नंबर ऑफ मिनी किट्स, CFLD का है, हम लोग FLD कर रहे हैं। और इस आदिवासी योजना में काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि सरसों के किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी चीज चाहिए वो हमारे पास जो बजट है उसके अंदर हम करें। और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से कृषि क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। झारखंड में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है किसानों को मार्गदर्शन देने की, ताकि वे कृषि के आधुनिक तौर तरीकों से रूबरू होकर कृषि कार्य को नया आयाम दें। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी बिपिन चंद्रपाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उनका निधन 20 मई 1932 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी में शामिल थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें सर्वाधिक स्वतंत्र और मुखर चिंतकों में शामिल किया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष में विद्यार्थियों की भागीदारी को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए। उनमें से एक कार्लाइल सर्कुलर था जो बंगाल के मुख्य सचिव थॉमस कार्लाइल ने जारी किया था। बिपिन चंद्र पाल ने उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया। वे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा के पक्ष में थे। इस बारे में उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में राजनीति के लिए निषेध क्यों होना चाहिए? क्या वे इंग्लैंड में ऐसा करते हैं? क्या इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी राजनीति की निंदा की जाती है? विश्वविद्यालयों में क्या वे देशभक्ति और शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते? वास्तव में वे दिन के ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। बिपिन चंद्र ने मृत्यु पर्यंत राष्ट्र सेवा जारी रखी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का शत शत नमन। हम आंध्र केसरी तुंगुतुरुई प्रकाशम को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1957 को हुआ था। प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया और नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रकाशम का जन्म 23 अगस्त 1872 को गुंटूर जिले में हुआ था, जो अब आंध्र प्रदेश में है। 1904 में प्रकाशम पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। तब से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी दिलचस्पी अत्यधिक विकसित हुई। उसके बाद वे भारत वापस आए और मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1900 के दशक के आरंभिक दौर में मद्रास में प्रचार कर रहे बिपिन चंद्र पाल के भाषणों से प्रेरित होकर प्रकाशम ने वकालत छोड़ने और स्वाधीनता आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने का फैसला किया। प्रकाशम ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक मार्च का सफल नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान साहस के लिए वे आंध्र केसरी के नाम से लोकप्रिय हुए। उन्होंने अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में स्वराज्य अखबार निकाला। इस समाचार पत्र ने व्यावहारिक धरातल की राजनीति में शामिल होने के मंच के रूप में विश्वसनीय काम किया। प्रकाशम को 1937 में मद्रास प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया। उन्होंने इस दौरान राजस्व मंत्री के पद पर कार्य किया। 1946 में वे फिर से चुनाव जीते और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। प्रकाशम को मद्रास से संविधान सभा के लिए भी चुना गया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशम ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की दिशा में कार्य किया। उन्होंने 1952 में हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। प्रकाशम को 1953 में नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 20 मई 1957 को मृत्यु तक प्रकाशम समाज के गरीब वर्गों के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय को नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के सदस्य लांस नायक हरिराम को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के निवासी थे। हरिराम ने आजाद हिंद फौज की 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवा दी। भारत बर्मा सीमा के निकट युद्ध के दौरान 20 मई 1944 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। इस्तांबुल में कल 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। मेंस को 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28 से हराया। 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। फाइनल में अपने थाई प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वो टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गईं। उनसे पहले दिग्गज MC मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में खिताब जीते थे। इसके अलावा 2006 में सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। मेरे लिए ही नहीं, सारे बॉक्सर्स के लिए था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कई बॉक्सर्स ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सेम मैं भी जब लॉकडाउन चल रहा था घर पे ट्रेनिंग कर रही थी। मेरा पर्सनल जिम है जिसमें मैं ट्रेनिंग करती थी।
And but yes, after all those hardships, challenges, आज मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर। बाकी ओलंपिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो अभी 50 और 54 है। मैंने अभी सोचा नहीं है किस कैटेगरी में खेलना है, बट कॉमनवेल्थ में 50 है, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट कैटेगरी। तो उस हिसाब से मैं अभी 50 में आने की कोशिश कर रही हूँ। निखत जरीन की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को उन पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर लड़कियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर निखत जरीन को बधाई दी है। हमें गौरवान्वित किया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार स्वर्ण पदक जीतने के लिए निखत जरीन को बधाई। मैं मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी एससी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निखत जरीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। चैंपियनशिप जीतने के लिए निखत जरीन को बधाई। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर शानदार सूची में शामिल होने का शानदार तरीका है। ऐसे आने वाले खिताबों में से ये पहला खिताब है। हम सभी को आप पर और आपकी शानदार उपलब्धि पर गर्व है। आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी है। बरकरार रखा है। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टेबल टॉपर गुजरात ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। गुजरात के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा नाबाद 62 रन बनाए। उनके अलावा डेविड मिलर ने 34 रन की पारी खेली। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है और ये मैच उसके लिए नॉकआउट के लिए तैयारी जैसा था। वहीं आरसीबी के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था, जिसमें आरसीबी ने बाजी मार ली। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 73 जबकि कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने 44 रन की पारी खेली, जबकि ग्लेन मैक्सवेल 40 रन बनाकर नाबाद रहे। आरसीबी ने 169 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन बनाकर हासिल कर लिया। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। 16 अंकों के साथ उनके पास प्लेऑफ में जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका है। अपने पिछले मैच में आरआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से हराया था। उधर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 13 मैच खेले हैं, लेकिन सीएसके इसमें से केवल 4 ही मैच अपने नाम कर सकी है। सीएसके का पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस से हुआ था, जिसमें जीटी ने सीएसके को 7 विकेट से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में हो रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। सरकार की नीतियों और पार्टी संगठन के कार्यों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों का शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में उच्चतम न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई आज। राज्य सरकार का शहरी स्वच्छता पर विशेष जोर। मानसून से पहले साफ होंगे शहरों के नाले। सभी नगर निकायों में चलेगा 20 दिनों का स्पेशल ड्राइव। और 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह।